लंबे काले बालों वाली एक महिला विकिर के गालों को चुटकी से दबा रही है और खींच रही है और एक बड़ी मुस्कान के साथ कह रही है कि उसे अपने छोटे भाई की कितनी याद आ रही है। जबकि विकिर दर्द और झुंझलाहट से भरा ये सब सह रहा है, उसके दोस्त सांचो, ट्यूडर और पिग्गी दूर से स्तब्ध होकर देख रहे हैं। ट्यूडर को ये अविश्वसनीय लगा कि विकिर का कोई परिवार भी है और पिग्गी ने चुपचाप उससे कहा कि ये अशिष्टता है। सांचो ने अपनी उलझन को स्पष्ट करते हुए कहा कि विकिर ने कभी अपने या अपने परिवार के बारे में बात नहीं की, जिससे स्थिति बहुत अजीब हो गई। घबराए हुए ट्यूडर ने स्वीकार किया कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इतना हैरान क्यों था। महिला ने अपना अति स्नेही व्यवहार जारी रखा, विकिर के चेहरे के बहुत करीब झुककर पूछा कि क्या इतने लंबे समय से अलग रहने के बाद उन्हें एक दूसरे को चूमना चाहिए। विकिर के दोस्तों के चले जाने के बाद कमरे का माहौल पूरी तरह बदल गया। विकिर और वो महिला एक मेज पर अकेली बैठे थे। अब नाटक खत्म हो गया। उसने कहा कि ऐसा लग रहा था कि आखिरकार सब चले गए। थकी हुई सी दिख रही महिला ने अपना सिर हाथ पर टिका लिया और कहा कि उसे पता है कि उसे खुद आना होगा क्योंकि संदेश जरूरी था। वह अचानक दर्द से करहा उठी जब एक तस्वीर उसके दिमाग में कौंधी, जिसमें उसका चेहरा सिंडी वेंडी के चेहरे से अलग दिखाई दे रहा था और उसके माथे पर एक लाल धब्बा दिखाई दे रहा था। महिला ने शिकायत की कि दुनिया का कोई भी भाई अपनी बड़ी बहन को थोड़ा सा स्नेह दिखाने के लिए नहीं पीटेगा। हालांकि उसने जल्दी से यह भी कहा कि उनके रिश्ते के बारे में दूसरों के मन में जो भी शक हो, उसे दूर करने के लिए इतना ज्यादा अभिनय करना जरूरी था। फिर वह घमंडी सी लग रही थी, अपनी टांगे क्रॉस करके बैठ गई और कहा कि उसे शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने उससे मिलने की जहमत उठाई। बिकिर ने छोटी सी बात को बीच में ही रोक दिया और कहा कि बस इतना ही काफी है। वह गंभीर हो गया और सीधे उससे पूछा कि समुद्र के मूल निवासियों के साथ व्यापार कैसा चल रहा है। महिला का रवैया भी तुरंत पेशेवर हो गया। उसने बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा है और उन्होंने पहले ही 3 बड़े व्यापार पूरे कर लिए हैं। बिकिर ने बस इतना ही कहा कि ये अच्छी खबर है। व्यावसायिक चर्चा के बाद बिकिर का चेहरा गंभीर हो गया और उसने दूसरा सवाल पूछना शुरू कर दिया। अपनी लाल आंखों में चमक के साथ सिंडी वेंडी ने बिकिर से पूछा कि क्या बालक जनजाति के बारे में कोई खबर है। सिंडी वेंडी ने अपनी आंखें बंद कर ली और गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा कि वे अभी भी उन्हें नहीं ढूंढ पाए हैं। उसने बताया कि ये जनजाति हर व्यापार के लिए दिखाई देती थी, लेकिन अब वे पूरी तरह से गायब हो गई हैं। उसने बिकिर को आश्वस्त किया कि वह सक्रिय रूप से उनका पीछा कर रहे हैं, जबकि वह चुपचाप सुन रहा था। बिकिर ने इस जानकारी पर विचार किया, यह सोचकर कि बालक जनजाति के साथ कुछ हुआ होगा। उनके शक्तिशाली सफेद बालों वाले नेता आइस की छवि उसके दिमाग में आई। उसने सोचा कि इतने उत्कृष्ट नेता के साथ शायद उसे उनके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। विषय बदलते हुए सिंडी वेंडी ने बिकिर को एक बड़ा बैग भेंट किया। उसने बताया कि जैसा कि उसने कहा था, बैग में युद्ध निधि थी। जब बैग खोला गया तो पता चला कि वो चमकते हुए सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। ये काम पूरा होने के बाद सिंडी वेंडी के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने बिकिर से कहा कि उसे एक आखिरी बात जाननी है। फिर उसने उनके मुख्य लक्ष्य बुर्जुआ परिवार के मुखिया बार्थोलोम्यू दी बुर्जुआ नाम के एक सख्त दाढ़ी वाले व्यक्ति की पहचान बताई। हाथ जोड़े और अपनी लाल आंखों में चमक लिए सिंडी वेंडी ने महत्वपूर्ण जानकारी दी, बार्थोलोम्यू ही राक्षस है। ये सुनकर कि बार्थोलोम्यू दी बुर्जुआ ही राक्षस है, बिकिर ने हाथ जोड़े और जानकारी पर विचार किया। उसे शक था कि साम्राज्य के 7 महान परिवारों में से एक कुओवोदिस को भ्रष्ट करने वाला या तो परिवार का मुखिया होगा या उसका कोई बहुत करीबी सहयोगी। हालांकि उसे इसकी उम्मीद थी, लेकिन इसकी प्रत्यक्ष पुष्टि ने स्थिति को और भी भारी बना दिया। सिंडी वेंडी ने अपनी बात जारी रखते हुए बिकिर को याद दिलाया कि जैसा कि वह जानता था, बुर्जुआ परिवार पूरे साम्राज्य में सबसे धनी था। उसने उसे चेतावनी दी कि अगर वह उसे मुलाकात करना भी चाहे तो उसके द्वारा लाए गए सोने का थैला उन्हें उसकी तरफ देखने के लिए भी पर्याप्त नहीं होगा। उसने कहा कि अगर उसे जरूरत हुई तो वह और पैसे लाएगी, लेकिन बिक्किर ने शांति से कहा कि ये राशि बीज धन के रूप में पर्याप्त होगी। उलझन में सिंडी वेंडी ने पूछा कि बीज धन से उसका क्या मतलब है। बिक्किर ने समझाया कि सिर्फ बहुत सारा पैसा होने से बुर्जुआ परिवार से संपर्क नहीं हो सकता। वह तभी दिलचस्पी लेते हैं जब पैसा कमाने का तरीका दिलचस्प हो, तभी वह ध्यान देंगे। बिक्किर के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई जब उसने उसे बताया कि वह पैसे का क्या करने वाला है। उसने अपना लक्ष्य बताया, नकली निवेश टूर्नामेंट, जो बुर्जुआ परिवार द्वारा स्वयं आयोजित एक कार्यक्रम था। प्रतियोगिता का एक पर्चा पकड़े हुए बिक्किर ने पूरे विश्वास के साथ टूर्नामेंट जीतने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करने की योजना की घोषणा की। यह सुनकर सिंडी वेंडी का चेहरा पूरी तरह सदमे से मुड़ गया। उसके चारों ओर नीली बिजली चमकने लगी। वह चिल्लाई कि वह पागल है और चिल्लाकर कहा कि उसकी योजना धोखाधड़ी से कम नहीं है। दृश्य रात में एक बड़ी भव्य इमारत में बदलता है। अंदर
एक मंद रोशनी वाले कार्यालय में लंबे लहराते नीले बालों वाले एक व्यक्ति, जिसका नाम वेंसी मॉर्ग है, को बुलाया गया है। वह अंदर आता है और पूछता है कि क्या उसे बुलाया गया है। जिस व्यक्ति ने उसे बुलाया था वह एक बलिष्ठ शरीर वाला, लंबे सुनहरे बालों वाला, एक बड़ी अलंकृत तलवार लिए हुए व्यक्ति है। यह विंस्टन स्मिथ हैं, कोलोसियो अकादमी के प्रधानाचार्य। वेंसी मॉर्ग थोड़ा हैरान दिखता है जब उसकी नज़र प्रधानाचार्य के हथियार पर पड़ती है। वह पहचानता है कि यह ओवेल सर्दियों की तलवार है और ध्यान देता है कि चूंकि प्रधानाचार्य अभी भी हथियार बंद हैं, इसलिए वह अभी अभी आए होंगे। वेंसी प्रधानाचार्य की एक महान तलवारबाज के रूप में प्रतिष्ठा के बारे में सोचता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी शक्ति साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली योद्धा परिवारों के मुखियाओं के बराबर मानी जाती थी। प्रधानाचार्य स्मिथ मुस्कुराते हैं और वेंसी को बैठने का इशारा करते हुए कहते हैं कि उनकी छुट्टी उम्मीद से पहले ही समाप्त हो गई है। उनके बैठने के बाद प्रधानाचार्य सीधे मुद्दे पर आते हैं और प्रोफेसर साडी द्वारा उनकी अनुपस्थिति में पैदा की गई परेशानी के बारे में पूछते हैं। वेंसी का चेहरा गुस्से में बदल जाता है। वह उसके अपराधों की सूची बनाने लगता है जो उसके अनुसार इतने ज्यादा हैं कि उनका पूरा जिक्र करना भी मुश्किल है। वह उसकी खराब कार्यशैली, कक्षा के दौरान शराब पीने की आदत और यहां तक कि छात्रों पर हमला करने का भी जिक्र करता है। झुंझलाहट में आगे झुकते हुए वेंसी कहता है कि सच कहूं तो साडी कोई प्रोफेसर नहीं बल्कि एक अपराधी है जो कुख्यात नोवेल वेग जेल में बंद है। प्रधानाचार्य वेंसी को शांत करने के लिए हाथ उठाते हैं और उसे इतना कठोर न होने के लिए कहते हैं, हालांकि उनकी अपनी मुस्कान थोड़ी बनावटी लगती है। फिर वह साडी के व्यवहार का कुछ संदर्भ बताते हैं। वह समझाते हैं कि वह मार्क्वेस डी साडे की आखिरी वंशज है, एक परिवार जो साम्राज्य के एकीकरण से पहले बेहद बदनाम था। प्रधानाचार्य आगे कहते हैं कि साडे परिवार का पिछला मुखिया वास्तव में वर्तमान में नोवेल वेग में कैद है। प्रिंसिपल स्मिथ ने वेंसी को संबोधित करते हुए कहा कि उनका अभी भी मानना है कि हर किसी का एक अच्छा पक्ष होता है और यह बात प्रोफेसर साडी के लिए भी सच होनी चाहिए। वेंसी स्पष्ट रूप से निराश और उसे लग रहा था कि प्रिंसिपल नासमझी कर रहे हैं, इसलिए उसने उन्हें चेतावनी दी कि अंतिम परीक्षाएं और अभिभावक शिक्षक सम्मेलन जल्द ही नजदीक आ रहे हैं। उन्होंने जोर दिया कि अगर साडी ने फिर से समस्याएं पैदा की, जैसा कि उसने मध्यावधि परीक्षाओं के दौरान किया था, तो स्थिति पूरी तरह से असहनीय हो जाएगी। प्रिंसिपल का समाधान सरल था। उन्होंने वेंसी को निर्देश दिया कि उसे किसी भी व्यावहारिक कार्य से मुक्त रखा जाए और जितना हो सके उसे लोगों की नजरों से दूर रखा जाए। अंदर ही अंदर वेंसी निराशा से भर गया। उसे एहसास हुआ कि प्रिंसिपल साडी के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही या बर्खास्तगी पर भी विचार करने का इरादा नहीं रखते हैं। वेंसी ने कठोरता से खड़े होकर प्रिंसिपल के फैसले को स्वीकार किया और कहा कि अगर वह यही चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने कहा कि चूंकि चर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है तो वह विदा लेते हैं। वेंसी मुड़ी और कार्यालय से बाहर चली गई। प्रिंसिपल स्मिथ को चांदनी में अकेले बैठे चुपचाप स्थिति के बारे में सोचते हुए छोड़कर दृश्य ओरेकल मॉक इन्वेस्टमेंट क्लब की एक बैठक में बदल जाता है। पिगी कागजों का एक बड़ा ढेर पकड़े हुए उत्साह से दौड़ता हुआ अंदर आता है और डॉलोरस को बताता है कि उसने बुर्जुआ परिवार के युवा मालिकों के व्यक्तिगत विवरण और हाल की गतिविधियों के बारे में सभी मांगी गई जानकारी एकत्रित कर ली है। इसी बीच सिनक्लेयर एक चॉकबोर्ड के सामने गर्व से खड़ी होकर घोषणा करती है कि उसने आगामी मॉक इन्वेस्टमेंट टूर्नामेंट के कार्यक्रम, सिस्टम और संरचना का एक सटीक विश्लेषण पूरा कर लिया है। मेज के शीर्ष पर खड़ी क्लब की उपाध्यक्ष डॉलोरस उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए दोनों की प्रशंसा करती है। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय चमक दिखाई देती है। कहानी डॉलोरस और बेकीर के बीच एक गुप्त बैठक की ओर लौटती है जो नाइट हाउंड के रूप में प्रच्छन्न है और उनके बीच मेज पर रखे गए सोने के सिक्कों के थैले को देखकर दंग रह जाता है। डॉलोरस ने पूछा कि उसे इतना सारा पैसा कहां से मिला होगा। बेकीर ने उसे याद दिलाया कि उसने अपने एक बहुत अमीर दोस्त का जिक्र किया था। उसने बताया कि उनकी योजना इस आरंभिक पैसे से और भी ज्यादा कमाने की थी, जिससे बुर्जुआ परिवार के नेतृत्व का ध्यान आकर्षित हो सके। उसने उसे बताया कि चूंकि वह अपनी पहचान के अनुसार काम नहीं कर सकता, इसलिए इस धन को बढ़ाना उसकी जिम्मेदारी है। उसने उसे आश्वासन दिया कि वह बाद में उसे पैसे कमाने के तरीके बताएगा। बेकीर के पास उसके लिए एक और निर्देश था। उसने उसे लिपिकीय, प्रशासनिक और अन्य सचिवालयी कार्यों को संभालने के लिए 2 योग्य व्यक्तियों को ढूंढने के लिए कहा, ताकि वे अपनी योजना को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सके। वर्तमान में लौटते हुए डॉलोरस पिगी और सिनक्लेयर को देखती है, जिन्हें उसने इस काम के लिए चुना था, क्योंकि उन्होंने कई अन्य प्रतियोगियों को हराया था। वह उनकी बहस सुनती है। सिनक्लेयर पिगी को ठीक करते हुए कहता है कि उन्होंने ठीक 108 आवेदकों को हराया था। डॉलोरस पर गोद और दृढ़ निश्चय की एक लहर छा जाती है। वह अपनी मुट्ठी भींच लेती है, जानते हुए कि इन 2 निर्दोष छात्रों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि वे एक राक्षस से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।
हालांकि उसने उन्हें इस हमले से बचाने के लिए पहले ही योजनाएं बना रखी हैं, वह उन्हें सुरक्षित रखने का संकल्प लेती है। पिगी फिर मेस के पास आती है और एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल पूछती है। वह बताती है कि चूंकि नकली निवेश टूर्नामेंट तो बस एक नकली खेल है, उसे आश्चर्य होता है कि उन्हें असली शुरुआती पैसों की क्या जरूरत है। एक आत्मविश्वास भरी, लगभग शरारती मुस्कान के साथ आगे झुकते हुए डोलोरेस समझाना शुरू करती है। वो बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे असली निवेश करने जा रहे हैं। इस खुलासे से पिग्गी और सिंक्लेयर दोनों अवाक रह जाते हैं और सदमे में चीखने लगते हैं। डोलोरेस ने जोश से अपने दोहरे लक्ष्य की घोषणा की। वे न केवल नकली निवेश टूर्नामेंट जीतेंगे, बल्कि इस प्रक्रिया में उन्हें भारी वित्तीय लाभ भी होगा। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसने घोषणा की कि वो किसी भी नकारात्मक परिणाम की पूरी जिम्मेदारी लेगी। हालांकि वो निजी तौर पर जानती थी कि नाइट हाउंड ही असली जोखिम उठा रहा है। पिग्गी और सिंक्लेयर घबराहट में फुसफुसाते हुए एक दूसरे से लिपट गए। पिग्गी ने चिंतित होकर पूछा कि क्या उनके उपाध्यक्ष उन्हें ठगने की योजना बना रहे हैं, लेकिन सिंक्लेयर ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया, कहते हुए कि उन्हें विश्वास नहीं है कि डोलोरेस उस तरह की इंसान है। एक पल बाद वे डोलोरेस की ओर मुड़े और उनकी आंखों में चमक और विश्वास भरी मुस्कान थी। उन्होंने कहा कि चूंकि वे इतनी दृढ़ थीं, इसलिए वे पूरी तरह से उसका साथ देंगे। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि असली पैसे का इस्तेमाल करने का विचार उन्हें कहीं ज्यादा रोमांचक लगा। डोलोरेस मन ही मन उनके अटूट विश्वास के लिए कृतज्ञता से भर गई। आशावादी होते हुए पिग्गी ने सुझाव दिया कि उन्हें अपने बच्चे बिकिर को भी अपने साथ शामिल करने के लिए कहना चाहिए। सिंक्लेयर तुरंत मान गए और बताया कि बिकिर का उनकी टीम में होना बहुत मददगार होगा। बिकिर का नाम सुनते ही डोलोरेस एकदम से चौंक गईं, जिससे उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गईं और वो स्पष्ट रूप से घबरा गईं। पिग्गी ने बताया कि बिकिर ने हाल ही में अर्थशास्त्र में गहरी रुचि दिखाई है और वो हर सुबह अखबार पढ़ता है। उन्होंने आगे कहा कि बिकिर एक ऐसा आश्वासन करने वाला दोस्त है जो बस मौजूद रह के ही शांति का एहसास करा देता है। कुछ देर सोचने के बाद डोलोरेस थोड़ा मुड़ी और पिग्गी से कहा कि अगली बार जब बिकिर मिले तो उसे एक संदेश दे दें उनके क्लब में शामिल होने का। पिग्गी थोड़ी हिचकिचा रही थी, लेकिन सिंक्लेयर बहुत खुश थी, मुट्ठियां भींच रही थी और इस विचार पर खुशी मना रही थी। पिग्गी ने फिर डोलोरेस के हाव भाव में कुछ देखा और कहा कि ये जाना पहचाना लगता है। उसे याद आया कि कुछ समय पहले जब वो बिकिर को ढूंढते हुए उनके छात्रावास आई थी, तब उसके चेहरे पर बिल्कुल यही भाव थे, मानो उस याद ने उसे प्रेरित किया हो। डोलोरेस मुड़ी और धूप से भरे गलियारे से चलने लगी। उसने उनसे कहा कि वे सामान व्यवस्थित करके घर चलें और बताया कि उसे कुछ काम है और वो उनसे पहले ही निकल रही है। सिंक्लेयर उसे देख रही थी, उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। जैसे ही डोलोरेस धूप से भरे गलियारे से अकेले चल रही थी, उसका मन बिकिर के विचारों से पूरी तरह भर गया था। उसे वो सारे पल याद आ गए जब वो उससे बात करना चाहती थी लेकिन शब्द नहीं खोज पा रही थी। उसे याद आया जब उसने पेरी के नाम पर स्कॉलरशिप का नाम रखने के लिए कहा था और काश वो उससे इस बारे में बात कर पाती, क्योंकि वो पेरी के आखिरी पलों में वहां था। उसे वो समय भी याद आया जब उसने उसके लिए लड़ाई लड़ी थी और कैसे उसने छात्र परिषद चुनाव में उसका साथ दिया था। उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा से बस उसे धन्यवाद देना चाहती थी। पीछे मुड़कर सोचने पर उसे एहसास हुआ कि उसके साथ सच्ची बातचीत करने के कई मौके आए थे, उत्तरी जंगलों में बिताए समय से लेकर राक्षस एंड्रोमेलियस के खिलाफ लड़ाई तक, लेकिन वो किसी भी मौके का फायदा नहीं उठा पाई थी। उसने खुद से स्वीकार किया कि जब भी वो उसके सामने होती थी, वो घबरा जाती थी और ठीक से बोल नहीं पाती थी। यहाँ तक कि जब वो रहस्यमयी नाइट हाउंड के साथ भी होती थी, तब भी उसके विचार अनिवार्य रूप से बिकिर की ओर लौट आते थे। अपना संकल्प तोड़ते हुए उसने सोचा कि क्या आज आखिरकार वो दिन होगा जब वो कह सके जो उसे कहना है। उसके विचार तब बाधित हुए जब उसने खुद को बिकिर के ठीक सामने खड़ा पाया, जो उसे देखकर हैरान था, और पूछा कि क्या हुआ। एक गहरी सांस लेते हुए और हिम्मत जुटाने के लिए एक पल के लिए नीचे देखते हुए डोलोरेस ने उसका नाम बोलना शुरू किया। फिर गालों पर लाली और आंखों में दृढ़ निश्चय के भाव के साथ उसने सीधे उसकी ओर देखा और जोर से कहा कि उसे उससे कुछ कहना है। ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आप अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।